हमारी एपिसोड की शुरुआत ही पहले की तरह इंटेंस ही होती है, जिस पर टोकुगावा कहता है सिंक्रोनिसिटी, जो कि ज़बानी इत्तेफाक। इसी में वो मजीद बोलता, पांचों के पांचों कैदी एक ही मैसेज छोड़ के टोक्यो आ रहे हैं। बाकी तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना? तो बाकी एक लंबी सी सांस भरता और वो कहता है, तो क्या ये टोक्यो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जेल से बच सके? तो टोकुगावा कहता है, बाकी क्या तुम्हें पता है ये लोग बहुत खतरनाक कैदी है। दुनिया के बड़े बड़े जेलों से भाग के टोक्यो आ रहे हैं। इन्हें किसी को खत्म करने के लिए किसी वेपन की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये सारे लोग एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए आ रहे हैं? वो टोक्यो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो मास्टर मार्शल आर्ट से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही बाकी काफी हैरान होता, क्योंकि टोकुगावा जिस शख्स की बात कर रहा है वो शख्स बाकी ही है। तो इसका मतलब ये सारे क्रिमिनल्स बाकी से लड़ने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हार का मजा चखने के लिए। तो टोकुगावा कहता है, आम अल्फाजों में टोक्यो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैटल अंडरग्राउंड अरीना है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, जिसे डार्क साइड भी कहा जाता है। और इन टूर्नामेंट्स को कंडक्ट करने वाला टोकुगावा ही है। टोकुगावा चिल्लाते हुए कहता, बहुत दमदार लड़ाई होने जाएगी, क्लासिक मार्शल आर्ट्स वर्सेस डार्क मार्शल आर्ट्स। तो बाकी कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता और हमें एक शख्स के बारे में दिखाया जाता जिसका नाम रॉबिन्सन, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जिसे लोग किक बॉक्सर बुलाते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है, इसी तरह वो आगे बढ़ता रहता है। मगर तभी वो एक जगह से गुजरता है जहाँ पे एक शख्स न्यूज़पेपर पढ़ा होता है। जैसे वो उसके करीब आता है वो उसकी तरफ वही न्यूज़पेपर फेंकता। वो न्यूज़पेपर इतनी स्पीड में जाता है जिसकी वजह से वो काफी सख्त हो जाता। इसी की वजह से रॉबिन्सन के मुंह पे कट आ जाता, जो कि वो शख्स उन्हीं पांचों कैदियों में से होता जिसकी एक्सिक्यूशन हाई वोल्टेज से होने जा रही थी, मगर वो वहां से फरार हो गया था। इसे देखते ही रॉबिन्सन के पसीने छूटने लगते, मगर इसके बावजूद भी काफी टफनेस दिखाता। मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, तुम तो एक एमेचर हो। मगर जैसे जैसे वो करीब होता जाता वो और डरता रहता और पीछे को आने लगता, मगर साथ ही साथ वो गुस्सा हो जाता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ जैसे प्रोफेशनल के आगे आए। इसी भरम से वो उस कैदी पे टूट पड़ता, जो कि उसे काफी भारी पड़ता, और उस पे हाथ डालते ही उसके हाथों से खून निकलने लगता। तभी वो नोटिस करता है कि उसके कॉलर में लेजर ब्लेड्स हैं। यहाँ तक यही ब्लेड उस क्रिमिनल ने अपनी कोहनी में भी लगाया होता है, जिसका इस्तेमाल करके उसका मर्डर कर देता। इसी में वो क्रिमिनल कहने लगता, मुझे पता है तुम कोई फाइटर नहीं हो। देखते ही देखते दोबारा से सीन शिफ्ट होता, हमें दोबारा से उन्हें गुंडों के बारे में दिखाया जाता। उन्हीं गुंडों के साथ एक और अनजान शख्स होता और वो नाइफ में काफी एक्सपर्ट होता। इस स्पीड में वो नाइफ को हिला सकता होता कि कोई आंख देख ही ना सकती होती। और ये गुंडे बाकी को हराने के लिए कुछ शख्स जमा कर रहे हैं, जिसके बाद हमें दूसरे शख्स के बारे में दिखाया जाता। वो भी अपने काम में काफी एक्सपर्ट होता, यहाँ तक अपने खिलौने से किसी की जान तक ले सकता होता। और तीसरा बंदा भी काफी खतरनाक होता, जो कि अपने रसोड़े में अपनी वेपन रखता होता। तभी सीन शिफ्ट होता और वो बाकी को उन्हें अपने बंदों से मिलवाने जा रहा होता है, जिसमें वो बाकी को अपने पीछे आने को बोलता, मगर जाने से पहले भी बाकी उसे हिला के रख देता। और अगले सीन में वो उन्हें उसी बंदों से मिलवाने ले आता, जिसमें वो बंदे कहने लगते, क्या ये वो शख्स जिसके बारे में हमने काफी सुना, काफी बेकार, जिसमें वो मोटा गुंडा हैंड गन निकालता और वो बाकी से कहता अपने घुटनों पे। तो बाकी हंसने लगता, मगर उन्हें तीन बंदों में से एक बंदा उसकी गन नीचे कर देता और वो कहता है, गन की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं क्यों आजकल लोग हाथों की लड़ाई का मजा नहीं उठाते। तभी वो अपने लसोड़े से अपनी तलवार निकाल लेता और बाकी की तरफ ही बढ़ने लगता, जिस पर बाकी दिल ही दिल में कहने लगता, तो ये बंदा वाकई में मुझे मारना चाहता है, तो इसके लिए ये वार ही काफी होगा। अगर जैसे वो बाकी पे टूटने लगता, उससे पहले ही उसे ये दिखता है कि बाकी उसे हरा चुका है। तभी वहाँ पे खड़ा रहता, उसकी हिम्मत ना होती। तो बाकी कहता है, जबकि तुम तैयार हो किसी को काटने के लिए, पर तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ, अपना मुंह टूटते हुए नहीं देख सकते? उस लसौड़े वाले के पसीना छूटने लगते। इस सब के बाद दूसरी तरफ एक बंदा अपने खिलौने से वार करता, तो बाकी उसके खिलौने को पकड़ ही लेता। ये देख के बाकी कहने लगता, क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे अपने खिलौने से हरा सकते हो? तो फिर आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। उससे काफी गुस्सा आता, तो वो बाकी पे टूट पड़ता। बाकी उसके वार से बचता रहता और बचते बचते उसके करीब आ जाता, और बाकी उसके करीब आके उस शख्स को उसी में हराता जिस चीज में वो एक्सपर्ट होता। ये देखते ही वो गुंडा कहने लगता, ये तो हैवान है। और
दूसरे नाइफ वाले शख्स को भी काफी इजीली ओवरपावर करता और वो नाइफ्स को नजरों में गायब कर सकता होता है। मगर आज उसकी नजर उसी नाइफ को ना ढूंढ पाती जिस काम में वो एक्सपर्ट होता, जो कि उसकी नाइफ बाकी के हाथों में होती। तभी बाकी उसी गुंडे को घूरने लगता और बाकी उसे इस नजरों से घूरने लगता जैसे बाकी ने जंग में फतह पा ली हो। ये देख के उसे काफी गुस्सा आता और वो अपनी गन बाकी की तरफ डाल लेता। ये देख के बाकी काफी हैरान होता, मगर इसकी हैरान होने की वजह वो गन नहीं बल्कि एक और जामड़ को उसने देख लिया जो कि उसी गुंडे के पीछे खड़ा होता। देखते ही देखते एक और बार हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता। हमें मेट्रोपॉलिटिशियन पुलिस बोर्ड में दिखाया जाता जिसमें इन 5 कैदियों पे नजर डाली जा रही होती। मिस्टर डोरियन, सिकोर्स्की, डोयल, स्पेकर और फाइनली रयोगो येनागी। इनका नाम दोहराते हुए वो शख्स कहने लगता, ये 5 के 5 लोग जिसमें जापान का भी रहने वाला है, ये सब के सब खतरनाक फरार कैदी हैं और अब तक इन 5 के दरम्यान में कोई कनेक्शन नहीं। पर इन 5 के दरम्यान एक चीज बहुत अजीब है जो कि सबकी आपस में मैच करी है, जो कि टोक्यो आना। तभी कमिश्नर मजीद बोल पाता, एकदम से एक शख्स अंदर आता, वो उसके कान में फुसफुस करते हुए कहने लगता, सर हमें स्पेक दिखाए। ये सुनते कमिश्नर काफी हैरान होता, आखिर स्पेक इतनी जल्दी टोक्यो कैसे पहुंच गया। और स्पेक ने ये गाड़ी का हाल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही किया होता है। और उस वक्त एक शख्स वहाँ पे मौजूद था मगर उसने सही तरीके से उस शख्स की शक्ल नहीं देखी। तो उस शख्स को उन्हीं 5 कैदी की तस्वीरें दिखाई जाती। तुरंत से वो स्पेक की तरफ इशारा करता जिस पर हमें दोबारा से बाकी के बारे में दिखाया जाता। तो वो गुंडा कहता है, क्या हुआ बाकी, अब तुम्हारी जुबान कहाँ गई? तो बाकी कहता है, मुझे डर लग रहा है। इस पर वो गुंडा हंसने लगता और वो कहता, जैसे कि मैंने सोचा। तो तुरंत से बाकी अपनी कातिलाना आंखें दिखाता और वो कहता है, 5 कैदी जो कि टोक्यो आ रहे हैं उनमें से एक तुम्हारे पीछे है। और उसको देखने से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो वो गुंडा उस पे गन ताड़ लेता। तो स्पेक कहता है, लाओ मुझे दो, ऐसी चीजें मुझे तकलीफ नहीं देती, क्या तुम्हें समझ आई? जिस पर वो गुंडा काफी डरा होता और डर के मारे उसे गन पकड़ा देता। इसी में स्पेक अपने ऊपर गन ताड़ देता और कुछ ज्यादा ही गोलियां चलाता। ये देख के बाकी काफी हैरान होता जबकि दूसरे शख्स की पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये देख के वो इतना डर जाता कि वो अपनी पैंट में पेशाब कर देता। इन सब के बाद स्पेक कहने लगता, मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यहाँ टोक्यो में रहता है। तो वो 17 साल का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम बाकी हानमा है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मेरा हाथ मिलाओ। मगर बाकी जैसे उसके साथ हाथ मिलाता है तो वो किसी और का हाथ होता है जिसे बाकी तुरंत से छोड़ देता। ये देख के स्पेक पागलों की तरह हंसने लगता और वो कहता है, उससे गिराओ मत, इस हाथ को तुमसे प्यार है और जिस हाथ को प्यार हो उससे गिराओ तो मत। देखते ही देखते वो बाकी पे टूट पड़ता और उसका सर पकड़ के इसी हाथ के साथ दे मारता। इन सब के बाद स्पेक कहने लगता, ये वही हाथ है जो तुमसे प्यार करता है, उठाओ इसे। और आसपास के लोग ये देख के काफी हैरान हो जाते और उनमें से एक कहता है, कोई पुलिस को बुलाए। और उस गुंडे से ये ज्यादा देखा ना जाता, तभी वो वहां से चला जाता और स्पेक उसे इसी तरह मारता रहता। देखते ही देखते थोड़ी देर में ही पुलिस आ जाती और वो लोग स्पेक को गिरफ्तार कर लेते। तभी एक पुलिसमैन उसी हाथ को देख के कहता है, मुझे लगता है ये ऑफिसर कैनेडिस का हाथ है। ये सुनते ही बाकी काफी हैरान होता। इसी में स्पेक हैंडकफ को तोड़ देता और वो बाकी के पास आके कहता है, बाकी हानमा, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपने आप के बारे में बताने आया हूँ। हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। इस बार मेरा असली हाथ मिलाओ। और बाकी के साथ जैसे वो हाथ मिलाता है तो वो कहने लगता, मुझे निराश मत करना। जिसपे वो बाकी के मुंह पे दोबारा से लात मारता और जाते जाते कहने लगता, बाद में मिलते हैं। दूसरे सीन में हमें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन दिखाते जो कि उन्हीं फरार कैदियों की न्यूज सुन रहा होता है, जो कि पुलिस और FBI मिलके काम कर रही होती है इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो वो शख्स कहता है, FBI इस मसले का कभी हल नहीं निकाल पाएगी। जिस शख्स का नाम यूजिरो हानमा होता जो कि बाकी का फादर है। हाँ, यूजिरो हानमा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बाकी का फादर है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने हाथों से पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है। उसे पूरी दुनिया जानती है, पॉलिटिशियंस, मार्शल आर्टिस्ट सब इससे डरते हैं। जिसके बाद हमें एक और सीन में दिखाया जाता। तभी हमें एक अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता मगर उसके साथ एक और क्रिमिनल भी बैठा होता और वो अनजान शख्स कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम ऐसे मिलेंगे, पर फिर भी
मुझे काफी खुशी है तुम मुझसे मिलने आए। तो ये नागी कहता है तुम बूढ़े होते जा रहे हो। और उस सामने वाले शख्स का नाम शिबुकावा होता है। तभी ये नागी मजीद बोलता, तुमने वही खो दिया जो तुम्हें खास बनाता था। तुमने सब कुछ खो दिया। अगर मुझे पता होता तुम ऐसे हो जाओगे तो कसम से मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देता जब भी मेरे पास मौका था। गोगी शिबुकावा, द फाउंडर ऑफ शिबुकावा डोजो, जो कि इस वक्त 70 साल का है। ये जीता जाता लेजेंड है। अपनी टेक्निक से किसी को भी उड़ा के पटक देता है। इस टेक्निक का नाम है आइकी। तो शिबुकावा बोलता है, ये नागी मुझसे लड़ो, मेरे अभी के लिए नहीं बल्कि पुराने दिनों की खातिर। तो ये नागी हंसते हुए कहता है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझ पे टूट पड़ो, बिल्कुल इसी तरह। और काफी आसानी से ओवर पावर कर देता। तभी ये नागी कहता है, क्या तुम मजीद लड़ना चाहते हो? फिर से एक और बार सीन शिफ्ट होता और हमें स्पेक के बारे में दिखाया जाता। जिसमें स्पेक इस जेल को कबूल कर लेता कुछ रातें गुजारने के लिए, क्योंकि स्पेक जेलों को होटल की तरह इस्तेमाल करता है। जब चाहे छोड़ के चला जाए, जब चाहे वापस आ जाए। तो हाँ, उसे खसूसियात दिखी होती है इस जेल में रहने के लिए। अगर इस जगह में किसी चीज की कमी होती, वो सिर्फ खाने की, मजेदार खाने को ना मिलता। जिसमें हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग स्पेक के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। हमें मेट्रोपॉलिटन बोर्ड की मीटिंग के बारे में दिखाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्पेक को गिरफ्तार किया है, जिसमें उन सबको स्पेशली बताया जा रहा होता है कि इसे इंसान मत समझना, इसे जानवर कह सकते हो जिसकी इंटेलिजेंस हाई हो। तुम लोगों ने कभी पूरी जिंदगी में इस जैसा शख्स नहीं देखा होगा। हमने सबको पकड़ना है। ट्रांसपोर्टिंग के वक्त 3 गुना सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया जाए। इसी में वो डिसमिस होने का ऑर्डर दे देता, मीटिंग खत्म हो जाती। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वही कैप्टन वॉशरूम में होता है, मगर वो अपने साथ ही स्पेक को पाता। स्पेक को यहाँ देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वैसे तो स्पेक खाना लेने निकला होता है, जो कि वो सुपरमार्केट से ले भी आया होता है। और स्पेक इस कैप्टन को भी देता, ये कहता कि ये अभी भी गर्म है, मगर वो कैप्टन उस पर टूट पड़ता। मगर स्पेक बड़ी आसानी से उसके वार को रोक लेता। तो स्पेक उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसने लगता। देखते ही देखते अलार्म बजने लगते। दूसरे सीन में 2 पुलिसमैन काफी कंफ्यूज होते कि उन्होंने कुछ सुना तक नहीं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? तो थोड़ी देर में वो अपने पीछे स्पेक को पाते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिस मार्केट से स्पेक ने खाना वगैरह लिया होता है, वहाँ पे उसने सबको उड़ा दिया होता है। दूसरी तरफ हमें एक डोजो में दिखाया जाता है जिसमें एक बैटल स्टार्ट होता है। तभी 2 लोग आमने सामने होते हैं। कात्सुमी अरोची, द फाउंडर ऑफ शिंकिन काय कराटे, इसकी परवरिश डोबो अरुचि ने की, जो कि इस डोजो का लीडर होता था। मगर अब कात्सुमी अरुचि लीडर बन चुका है। इसे कराटे की दुनिया में माना जाता है एज अ लीथल वेपन। इसका अपोनेंट काइहो रेत्सु, चाइनीज मार्शल आर्ट्स में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, नंबर 1 और मैक्सिमम टूर्नामेंट में इसने इतने जबरदस्त से लड़ाई की कि वो बाकी हानमा को भी द मास्टर ऑफ अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स से भी हराने के काफी करीब था। खैर, अब तो वो पुरानी बात है। जो इनके दरमियान में हमें बैटल देखने को मिलता है, उसके लिए जबरदस्त का लॉस भी बहुत छोटा पड़ता है। मगर इस राउंड का विनर जाहिर सी बात है वही होगा जो बाकी को हराने में काफी करीब था, काइहो रेत्सु। इन सब के बाद कात्सुमी अरुचि कहने लगता, बहुत पुरानी बात है, डोपो अरुचि मेरा फादर, उन्होंने अपने डोजो से अपने आप को एक्सपेल्ड कर दिया क्योंकि उनका मानना था मॉडर्न कराटे एंशियंट कराटे को नहीं हरा सकते। पर मेरा मानना अलग है। 4 सालों से चाइनीज ने अपने आप को मजबूत किया, जबकि उस वक्त हमारी कंट्री के हिस्से कुछ पानी के अंदर थे। मगर चाइनीज के पुराने लोग उस वक्त कराटे को स्टडी कर रहे थे। तो हम शिनकाई डोजो इनके कराटे को ही अपने तरीके से करेंगे। हम बनाएंगे, हम बताएंगे असली मॉडर्न कराटे का मतलब क्या है। तभी तुरंत से वहाँ पे डोरियन आ जाता। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।